नीतू जल्दी से उठो, कल भी तुम्हें देर हो गई थी। मोना जी 5वीं बार उसे आवाज दे रही थी मगर वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उन्होंने उसके ऊपर से चादर खींचकर उतारी तो वो आंखें मलते हुए बेचैनी से बोली, क्या कर रही हैं मम्मी? सोने दो ना प्लीज, नींद आ रही है। नीतू, तुम्हारा आज बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, भूल गई कि सर ने पिछली बार भी तुम्हें धमकी दी थी? ये सुनकर उसके पूरे वजूद को एक झटका लगा था। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी। उसकी नींद एक पल में ही उड़ चुकी थी। मम्मी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? ये कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। पिछले आधे घंटे से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ मगर तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वो तैयार होकर बाहर आई तो मोना जी उसके लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। मम्मी, नाश्ते का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। अपना बैग संभालती वो नाश्ता किए बिना ही बाहर की ओर भागी थी क्योंकि बहन हॉर्न पर हॉर्न बजा रही थी। अरे कम से कम जूस तो पी लो। पहले तो ये लड़की नींद में चूर सपनों की दुनिया में खोई रहती है और जब उठती है तो हवा के घोड़े पर सवार हो जाती है। अब खाली पेट जाओगी? मुझे पता है तुम कैंटीन में भी कुछ नहीं खाओगी। ये लो जूस का गिलास और इसे खत्म करके जाओ। मम्मी, नहीं पी सकती ना, आप सुन रही हैं ना, बैन बाला हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा है। वो जल्दी से दरवाजे की ओर भागी थी और मोना जी एक गहरी सांस लेकर रह गईं। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची बैन वहां से चली गई और वो दूर तक धूल उड़ाती बैन को देखती रही। मुंह बनाती मरे मरे कदमों से अंदर आई थी। उसकी माँ समझ गई थी कि बैन उसे छोड़कर जा चुकी है। आ जाओ, नाश्ता करो अब आराम से। उन्होंने जैसे उसे और भी चढ़ाया था। अपनी माँ को नाराज नजरों से देखती हुई वो वहीं नाश्ते की टेबल पर टिक गई थी। अब मैं कैसे जाऊंगी? एक नया मसला उसके लिए खड़ा हुआ था। मेरे पास रिक्शे का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। मोना जी ने उसके कहे बिना ही फौरन से दोनों हाथ खड़े कर दिए। रिक्शे वाला भी कम से कम 100 से कम नहीं लेगा और 100 रुपये में तो मेरी आज की सब्जी बन जानी है। आधी आधी रात तक फोन चलाओ, फिर दोपहर तक पढ़कर सो। अब गलती तुम्हारी है तो सजा भी तुम ही भुगतो। अच्छा है कल जाकर टीचर से डांट पड़ेगी। मम्मी, ऐसे तो ना बोलिए, मेरा बहुत ही जरूरी टेस्ट है, वो टेस्ट मिस हो जाएगा तो बेटा तुम्हें इस बारे में पहले सोचना था। वो आराम से चाय का सिप लेते हुए बोली थी और नीतू झुंझलाती हुई जूस का गिलास उठाकर होठों से लगा गई। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। हालांकि रात को वो अलार्म लगाकर सोई थी लेकिन वो नींद की इतनी कच्ची थी, एक बार सो जाए तो उसके सर पर चाहे ढोल नगाड़े बजाए जाते, मजाल है जो उसकी आंख खुल जाती। और तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। मम्मी, आप आकाश को क्यों नहीं बोलती कि वो मुझे ड्रॉप कर दे? अचानक ही उसके दिमाग में अपने मनोहर अंकल के बेटे आकाश का ख्याल आया था। मैं उस बच्चे को तंग नहीं करूंगी। मोना जी ने साफ मना कर दिया। मम्मी, इसमें तंग करने वाली कौन सी बात है? मैं वैसे भी उसकी मकान मालकिन हूँ और वो मेरा किराएदार है, वो भी फ्री का किराएदार। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में उसे हाथ से पकड़कर अपने घर से चलता कर सकती हूँ। हमारे घर में रह रहा है, हमारा ही खा रहा है, बल्कि वो एक अकेला नहीं, उसका पूरा परिवार। तो क्या उसका इतना सा हक नहीं बनता कि मुझे कॉलेज तक छोड़ दे? अगर आप नहीं बोलेंगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर उससे कह देती हूँ। ये कहकर वो ऊपर वाले पोर्शन की ओर बढ़ गई थी जहाँ उसके पापा के दोस्त मनोहर अंकल की फैमिली रह रही थी। और मोना जी उसे अफसोस से जाता देखती रही। उन्हें पता था कि उनकी बेटी नीतू में बिल्कुल भी सब्र नहीं है और यकीनन अब वहां जाकर उसने मुंह की खानी है। उसकी सुनंदा आंटी उस वक्त किचन में मौजूद थीं और घर वालों के लिए नाश्ता बना रही थीं। वो उनसे नजर बचाते हुए सुनंदा आंटी की छोटी बेटी रिया, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसको आंख से इशारा करती उसके भाई के कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर उसने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और आकाश का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। उस वक्त वो बिना शर्ट के था और वजूद पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। वो नहाकर बाहर निकला था और नीतू तो ठहरी हमेशा की आंधी तूफान। इस वक्त भी वो आंधी तूफान की तरह अंदर कमरे में घुसी चली आई थी और आकाश से टकराते टकराते बची थी। और जब होश कुछ ठिकाने आए और सामने आकाश के नग्न वजूद को देखा तो शर्मिंदगी से उसकी नजरें झुक गई थीं। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब किसी के कमरे में जाते हैं तो सबसे पहले दरवाजा नॉक करते हैं? वो गुस्से के मारे गले के बल दहाड़ा था। सॉरी आकाश, माफ कर दो। उसे अपना बना बनाया खेल बर्बाद होता हुआ महसूस हुआ था, इसीलिए जल्दी से माफी मांगने में ही भलाई समझी। हालांकि मन में तो आया कि एक अच्छा सा करारा सा जवाब दे दे कि क्या जरूरत थी पूरा दरवाजा खोलकर रखने की।
दरवाजा बंद होता तो मैं नॉक करके आ जाती, लेकिन कह न सकी क्योंकि उसे अपना काम निकालना था, और काम निकालने के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब ये मुंह उठाकर क्यों खड़ी हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। वो बेड पर पड़ी शर्ट जल्दी से पहनते हुए बोला। अपनी इस कदर बेइज्जती पर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो क्यों ये बात भूल गई थी कि आकाश एक नंबर का खड़ूस इंसान है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करना है। आकाश के भगाने पर भी वो कमरे से नहीं निकली थी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचना था, और एक आकाश ही था जो उसे अब कॉलेज पहुंचा सकता था। आप जल्दी से शर्ट पहन लीजिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो ढीठ बनी बहीं की बहीं खड़ी रही। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, वरना मैं मम्मी को बुलाऊंगा। कितनी बेशर्म और बदतमीज लड़की हो तुम। तुम्हारी आंखों के सामने एक जवान मर्द इस हुलिये में इस हालत में खड़ा है, और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? कोई और लड़की होती तो शर्म से पानी पानी होकर न जाने कब की इस कमरे से जा चुकी होती, लेकिन तुम हो कि। आकाश अपनी पैंट उठाकर अब सीधा ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया था, और उसकी इतनी डांट सुनकर अब की बार उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, और उन चमकते हुए आंसुओं को आकाश ने भी देख लिया था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। वो इस लड़की को ज्यादा मुंह लगाकर सर पर चढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद ये मुंह फट बदतमीज नीतू हरगिज नहीं थी, और वो नीतू पर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। उसे अपने लिए बहुत कुछ करना था, अपनी जिंदगी संवारने के लिए। वो जो ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, इस ऐशो आराम को हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम करना था। आखिर कब तक वो दूसरे के पैसे पर ऐश कर सकता था? ये सब कुछ नीतू का था, बिजनेस, प्रॉपर्टी और ये खूबसूरत सिंघानिया हाउस। आज नहीं तो कल सब कुछ नीतू के नाम हो जाना था। उसके बाद आकाश बिल्कुल खाली हाथ रह जाता। इससे पहले ही आकाश ने अपने लिए बहुत कुछ सोच रखा था, जिससे नीतू एकदम अनजान थी। आकाश के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अंदर जाकर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा तेजी से अंदर से बंद कर चुका था, जिसका साफ मतलब था कि नीतू उसके कमरे से चली जाए। वो फौरन से उसके कमरे से बाहर निकली और रिया को बात किए बिना ही भागती हुई नीचे चली गई। उसकी सुनंदा आंटी ने उसे देखा तो अपनी बेटी से सवाल करने लगी, ये यहाँ पर कब आई? मम्मी, थोड़ी देर पहले ही आई थी। रिया ने बेजारी से जवाब दिया और दोबारा से नाश्ते की तरफ झुक गई। आकाश भी कमरे से बाहर आया था। उसने नीतू को आसपास तलाश किया, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। क्या वो लड़की चली गई? उसने रिया से सवाल किया। आपको क्या लगता है कि आपकी इस कदर बेइज्जती पर कोई यहाँ पर रुकना पसंद करेगा? उसका लहजा काटदार था। आकाश खामोश हो गया, चुपचाप नाश्ते की टेबल पर बैठ गया, जहाँ पूरी टेबल नाश्ते से भरी पड़ी थी। ये तो उनका रोज का रूटीन था। घर में हर किसी की पसंद का अलग अलग नाश्ता बनता था। दिल खोलकर पैसा खर्च किया जाता था, और जिसका ये पैसा था वो एक एक पैसे के लिए तरसते थे। हे भगवान जी, आपको मुझे इसी घर में पैदा करना था? क्या आपको मेरे लिए कोई और घर नहीं मिला था? इतनी बड़ी दुनिया है, किसी भी घर में पैदा कर देते, जहाँ कम से कम कोई तो मेरा ख्याल रखने वाला होता। यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और अगर इस घर में ही पैदा किया था तो पापा का साया ही मेरे सिर पर रहने देते। जब से पापा इस दुनिया से गए हैं, तब से मेरी जिंदगी मेरे लिए एक मुसीबत बन गई है। मम्मी हर वक्त पैसे बचाने की फिक्र में लगी रहती हैं, और मनोहर अंकल पैसे जोड़ने की फिक्र में। पापा अब कहाँ चले गए? उसके मुंह से एक सिसकी सी निकली थी। उसे अपने पापा आज बहुत याद आ रहे थे। आज से 2 साल पहले उसकी जिंदगी में भी खुशियां थीं। अपने पापा की आंखों का तारा थी, अपनी माँ के दिल का सुकून थी। उसके पापा ने कॉलेज से ले जाने लाने के लिए एक पर्सनल गाड़ी रखी हुई थी। ड्राइवर सुबह कॉलेज छोड़ता और दोपहर को कॉलेज से घर लेकर आता था। दिल खोल कर पैसे खर्च करती थी। तब उसे पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि पापा सुबह कॉलेज जाने से पहले ही उसकी जेब में ढेर सारे नोट डाल दिया करते थे। हालांकि मोना जी मना भी करती थीं, लड़की जात है, सोच समझकर पैसे दिया करें, कहीं राह से भटक गई तो नाक कट जाएगी। और नीतू मुंह बनाकर अपने पापा को शिकायती नजरों से देखती थी। पापा देखिए ना, मम्मी मेरे बारे में कितना गलत सोचती हैं। और उसके पापा अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेते। मेरी बेटी मेरा मान है, मेरा गुरूर है, और फिर ये सब कुछ इसी का तो है। और जब भगवान ने इतना दिया है तो मेरी बच्ची को खर्च करने से पहले सोचना पड़े, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। और वो खुशी से चहकते हुए अपने पापा के कंधे पर सर रख देती। और अब तो उसे रिक्शे के लिए 100 रुपए भी नसीब नहीं थे।
करीब 2 साल पहले ही उसके पापा दुर्वेश सिंघानिया का देहांत एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके मरने के बाद में उनके सारे बिजनेस पर उनके बिजनेस पार्टनर और उनके दोस्त मनोहर मेहरा ने कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि अपना सब कुछ बेच बाच कर सिंघानिया हाउस में ही पड़ाव डाल लिया था, जहाँ नीतू और उसकी माँ मोना जी ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि मनोहर मेहरा अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट फ्लोर पर डेरा डाल चुके थे। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी अनीता, जिसकी वो शादी कर चुके थे, उससे छोटा आकाश था और आकाश से छोटी रिया थी। दुनिया की नज़र में वो उन माँ बेटी का सहारा बने हुए थे और उनके बिजनेस को संभाल कर उन पर एहसान कर रहे थे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। वो बिजनेस दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था और बिजनेस से हुई इनकम को मनोहर जी अपनी फैमिली और अय्याशियों पर उड़ा रहे थे। मगर इसके बावजूद वो हमेशा मोना जी के सामने रोते रहते थे। जब भी मोना जी उनसे बिजनेस के बारे में बात करती तो वो अपना सिर झुका लेते और कहते कि बिजनेस तो आजकल घाटे में जा रहा है। अपनी जमा पूंजी भी मैं इस बिजनेस पर लगाकर इसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी अनीता की शादी बड़ी ही धूमधाम से की थी और उसे लाखों के हिसाब से जेवर डाला था, जिसे देखकर कुछ लोग वाह वाह कर रहे थे तो कुछ लोग आपस में कानाफूसी भी कर रहे थे। अरे, मनोहर की इतनी औकात कहाँ थी कि इतनी धूमधाम से बेटी की शादी कर सकता। इसके पास तो खाने के लाले भी पड़े हुए थे। वो तो दुर्वेश के सामने रोया और गिड़गिड़ाया था, तो दुर्वेश को इस पर तरस आ गया था। आखिर को दुर्वेश के बचपन का दोस्त जो था, बस अपनी कंपनी में रख लिया और देखो दुर्वेश के जाते ही पूरे बिजनेस पर कुंडली मारकर बैठा है। वो मोना जी को महीने के कुछ 1000 रुपये पकड़ा देते और पूरा महीना उनकी खैर खबर नहीं लेते थे और मोना जी इसी में भगवान का धन्यवाद करती हुई गुजारा करती थीं। आखिर वो करती भी तो क्या करती, बिजनेस की इतनी जानकारी नहीं थी और जब भी मोना जी नीतू को कम खर्च करने के लिए कहती और पैसे का रोना रोती तो इसके साथ ही नीतू ने भी अपनी मम्मी को कह दिया था, मैं आपको बता रही हूँ मम्मी, अंकल जी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मगर अंकल जी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं ऐसा न हो हम उनसे अपना सारा बिजनेस वापस मांग लें। मगर मम्मी, अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। मैं तो कुछ दिन पहले ऑफिस भी गई थी और वहाँ मैनेजर अंकल मुझे देखते ही खुश हो गए थे, मेरे पास आए थे, मुझे कुछ बताने वाले भी थे, लेकिन तब तक वो आकाश का बच्चा वहाँ पर आ पहुँचा और मुझे डांट कर घर भगा दिया। 1 नंबर के लालची लोग। उसकी बात सुनकर मोना जी ने उसका बाजू गुस्से से दबोचा और डांटते हुए कहा, खामोश हो जाओ नीतू, अगर किसी ने सुन लिया तो फसाद खड़ा हो जाएगा। मम्मी, मैं तो यही चाहती हूँ कि सब सुन ले और सब लोगों को ये पता चल जाए कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। अच्छा, तुम यहाँ से जाओ। उन्होंने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। नीतू वहाँ से घर तो वापस आ गई थी, मगर इसके बावजूद उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज़ में आग लगा दे। उसका दिल जल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो हर चीज़ को तहस नहस कर दे। उसके पापा के कारोबार से ये इंसान मनोहर मेहरा इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा था, मगर इसके बावजूद वो लोग पाई पाई के लिए तरस रहे थे। दूसरी तरफ उसके बच्चे, जो उसे एक आंख भी नहीं भाते थे, उसकी रिया के अलावा और किसी के साथ नहीं बनती थी और ना ही वो मनोहर अंकल के बच्चों के साथ उठती बैठती थी। आकाश को देखकर ही उसका दिमाग गुस्से से घूम जाता था, क्योंकि वो 1 नंबर का बदतमीज और अय्याश मर्द था। वो बहुत ही कम उससे आमने सामने होती थी और आज जो कुछ आकाश ने उसके साथ किया था, उसके बाद तो उससे बुरी तरह से नफरत करने लगी थी। अतीत में डूबे हुए उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। अब तो कॉलेज जाने का वक्त भी निकल चुका था। अफसोस से कपड़े बदलकर बाहर आई, जहां उसकी माँ मशीन लगाए कपड़े धो रही थी। उसने अफसोस से अपनी माँ को देखा। एक वक्त था जब घर में नौकरों की फौज जमा रहती थी और उसकी माँ को 1 गिलास पानी भी खुद उठकर नहीं पीना पड़ता था। और अब उसकी माँ सारा काम खुद से क्या करती थी ताकि 4 पैसे बच सकें। वो दुख से अपनी माँ की ओर बढ़ी थी और उनके कपड़े धुलवाने में उनकी हेल्प करने लगी। नीतू जी ने प्यार से अपनी बेटी को देखा, जो इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा समझदार हो गई थी। शाम का वक्त था। वो अपने घर के लॉन में बैठी हुई थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वहां पर आकाश खड़ा था, जिसे देखकर नीतू के चेहरे पर कड़वाहट उतर आई थी। कैसी हो नीतू? उसने धीमे लहजे में सवाल किया।
मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी आकाश। उसने अपनी गर्दन फैल ली। आकाश ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रखा था। उसे इस तरह से लोगों को मनाने की आदत भी नहीं थी। न जाने वो क्यों इस लड़की से बात करने के लिए उसके पास चला आया था। मगर मुझे तुमसे बात करनी है नीतू। उस दिन मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मगर मुझे तुम्हारा बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में आना अच्छा नहीं लगा था और इसीलिए मैंने आपको डांटा था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी तुम्हें जरूर डांटता। डांटने और जलील करने में जमीन आसमान का फर्क होता है मिस्टर आकाश मेहरा। डांटा इंसान को इसलिए जाता है ताकि वो अपनी गलती को समझे और दोबारा वो गलती न करे, जबकि जलील और बेइज्जत इसलिए किया जाता है ताकि उसे उसकी औकात बता दी जाए। और आप हमेशा मेरे साथ ज्यादती करते हैं, मुझे बेइज्जत करते हैं। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। खैर, मुझे अब किसी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारा मामला अपने भगवान के हवाले कर दिया है। ये कहकर वो उठी और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आकाश उस वक्त उसकी पीठ को जाता देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल न हो गई। उसने बेतहाशा अपने बालों में हाथ फेरा। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? मरे जैसे मरती है। मैं ही बेवकूफ था जिसकी हमदर्दी में इसके पास चला आया था, लेकिन ये हमदर्दी भी बेवजह नहीं थी। जो कुछ उसने अपने फ्यूचर के लिए सोच रखा था उसके लिए वो नीतू को नाराज नहीं कर सकता था, और बहुत जल्दी ही वो एक बहुत बड़ा कदम भी उठाने वाला था। शाम का वक्त था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर जमा थे जब आकाश ने अचानक कहा कि मैं नीतू से शादी करना चाहता हूँ। ये शब्द नहीं थे बल्कि बम था जो उसकी माँ के सिर पर आकर गिरा था। सुनंदा जी ने बेचैनी से अपने बेटे के चेहरे को देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शादी करने के लिए वो बदतमीज और मुंहफट लड़की ही मिली है जिसे न बात करने की तमीज है और न उठने बैठने का तरीका। मम्मी, इसमें कौन सी कोई गलत बात है? मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या पूरी दुनिया में तुम्हें वही लड़की मिली थी? मम्मी, उसमें आखिर कमी क्या है जो मैं उसे शादी न करूं? उसने बहस करते हुए कहा। इतना तो वो भी जानता था कि इस बात पर सब घर वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे, इसीलिए उसने अपने आप को दिमागी तौर पर इस तरह के सवालों के लिए तैयार कर रखा था। वो लड़की इस काबिल ही नहीं कि वो इतने बड़े घर की बहू बने। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा था, मम्मी, आप लोग ये बात भूल रहे हैं कि जिस दौलत पर आप लोग अय्याशी कर रहे हैं वो उसी के पापा की है, और अगर किसी दिन वो हमारे खिलाफ केस करने में कामयाब हो गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब की बार वो सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आया था। मनोहर साहब ने भी बहस में हिस्सा लिया। बेवकूफ औरत, तुम क्या समझ रही हो कि हमारा बेटा बाकी उस लड़की से मोहब्बत करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि सब कुछ अभी भी नीतू के नाम पर है, जो कि उसे पता नहीं है। जिस दिन उसे इस बात का एहसास हो गया उस दिन वो सब कुछ वापस छीन लेगी। लेकिन अगर हम उसकी शादी अपने बेटे से कर लें तो सब कुछ हमारे पास आ जाएगा और ये सारी दौलत जायदाद हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, नीतू मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक बदतमीज लड़की है। सिर्फ कुछ महीनों का ही खेल है। कुछ महीनों तक अपनी निगाह में रखने के बाद उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर सारी दौलत जायदाद अपने नाम पर करवा लेगा हमारा बेटा, और फिर आकाश उसे तलाक भी दे देगा। उन्होंने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी और सुनंदा जी के चेहरे पर भी एक शातिराना मुस्कान फैल गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से आकाश के चेहरे को थपका था, जिसके चेहरे पर इस वक्त बड़ी ही शातिर मुस्कान थी। वो कितने दिनों से ये बात प्लानिंग कर रहा था कि ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ में कैसे आए, और वो बहुत सोच समझकर इसी नतीजे पर पहुंचा था कि ये सब पाने के लिए उसे उस बदतमीज लड़की से शादी करनी ही होगी। हालांकि उसे नीतू में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दौलत के लिए आकाश ने नीतू से शादी करने का मन बना ही लिया था। मेरा प्यारा बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। और वैसे भी उस जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे भी वो आंखें दिखाती है। अब आ गई है अपनी औकात में। जब देखो दनदनाती चली आती है, पूरा हक जमाते हुए पैसे मांगने। रात का वक्त था। मनोहर साहब अपनी बैठक में बैठे अपना काम कर रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने ही नीतू खड़ी थी। नीतू छोटे छोटे कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंकल जी, मुझे आपसे बात करनी है, उसने बेचैनी से अपने हाथों को मसलते हुए कहा।
वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं थी। हाँ बोलो बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर बैठो और मुझे बताओ कि क्या मसला है। मैं अपनी बेटी की किस तरह से मदद कर सकता हूँ। उनके लहजे में इस वक्त हद से ज्यादा प्यार भरा हुआ था और नीतू ये महसूस करके हैरान रह गई थी, क्योंकि जब से उसके पापा की मौत हुई थी तब से मनोहर जी ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। तो आज उनके रंग ढंग पूरी तरह से बदले हुए थे। वो हैरान और परेशान से उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। अब मुझे बताओ कि क्या मसला है मेरी बेटी को? उन्होंने उसे प्यार भरे अंदाज में सवाल किया। वो बड़ी मुश्किल से उनका ये अंदाज हजम कर पा रही थी। अंकल जी, आप तो जानते हैं ना कि मेरे पेपर्स हो चुके हैं। बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। यूनिवर्सिटी की एडमिशन ओपन है। मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूँ, MBA करना चाहती हूँ और फिर पढ़ लिख कर बिजनेस में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। नीतू की इस बात पर मनोहर जी के कान खड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने खुद को शांत रखा। कुछ भी बोलकर वो मामले को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। होना तो वही था जैसा वो चाहते थे। अरे बस इतनी सी बात और तुम इतना परेशान हो रही हो? मैंने तो सोचा पता नहीं कौन सा बड़ा मसला हो गया है। क्या तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा? तो बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? बस कल ही मैं आकाश को कहता हूँ कि वो किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दाखिला करवा दे। सच अंकल जी, आपको कोई ऐतराज नहीं है? वो खुशी के मारे चीख पड़ी थी। उसी वक्त आकाश भी कमरे में दाखिल हुआ था। अरे आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। और सुनाओ नीतू, कैसी हो? तुम्हारे आने से तो घर में एक रौनक सी लग जाती है। उसका अंदाज भी आज बदला बदला सा था। नीतू ने उसे अहमियत नहीं दी और उसके पहलू से होती हुई बाहर निकल गई। आकाश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। मनोहर जी ने उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा कर दिया। अभी इस हिरनी को हमें किसी भी तरह से अपने काबू में करना है। हमें इसके नखरे भी बर्दाश्त करने होंगे और इसकी सारी बातें भी माननी होंगी। बस जैसे ही सारे कागजात तैयार होते हैं मैं मोना भाभी से रिश्ते की बात करूंगा। तुम बस दुआ करो कि जल्द से जल्द कागजात बन जाएं। वो दिन उसके लिए बहुत खुशगवार था। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक नज़र उसने खुद को आईने में देखा। आंखों में गहरा काजल और होंठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक, और उस सादगी में भी वो हुस्न ढा रही थी। मोना जी ने अपनी बेटी को देखा तो बेसाख्ता उसकी नज़र उतारी और उसके साथ ही उसे डांटने भी लगी। क्या जरूरत है इतनी तैयारी करके यूनिवर्सिटी जाने की? सादगी में एक अलग ही कशिश होती है। मम्मी क्या हो गया है आपको? ये कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतना तैयार होकर जाना तो बनता ही है। उसने फौरन से मुंह बुरा किया था। तुम्हें आकाश छोड़ने के लिए जा रहा है ना, या फिर अकेली जाओगी? मैं उस इंसान की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसके साथ जाना तो बहुत दूर की बात है। बुरी बात बेटा, तुम्हारे मनोहर अंकल का बेटा है। कुछ भी कहो, उन लोगों ने साथ न दिया होता तो पता नहीं हम दोनों का क्या हुआ होता। हमारा तो अपना कोई सगा रिश्तेदार भी नहीं है। और आकाश में क्या बुराई है? बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है और बहुत जल्द तुम्हारा पति भी बनने वाला है। और मोना जी के खुलासे पर नीतू को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान गिरा हो। ये आप क्या कह रही हैं? उसने हैरत से अपनी माँ से सवाल किया। ठीक ही तो कह रही हूँ। कल ही मनोहर भाई साहब ने मुझसे इस बारे में बात की थी। रात के वक्त तुम गुस्से में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें छेड़ना ठीक नहीं समझा। सोचा था कि दिन के वक्त तुमसे बात करूंगी। मम्मी आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। उसने 1 मिनट के अंदर अंदर फैसला कर लिया था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आकाश से अच्छा इंसान तुम्हें कभी और कहीं नहीं मिल सकता। जब मुझे वो पसंद ही नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा। मैं आपको बता रही हूँ कि बस आप इस रिश्ते से मना कर दें। वो जिद्दी अंदाज में बोली और उसका ये अंदाज देखकर मोना जी को भी गुस्सा आया था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैंने तुम्हारे अंकल जी को हाँ कर दी है। बस 1 महीने के बाद तुम लोगों की मंगनी होगी और फिर ठीक 5 महीनों के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। तब तक आकाश भी अपना कोई छोटा मोटा कारोबार सेट कर लेगा। ये सुनकर उसके लबों पर एक कड़वी सी मुस्कान फैल गई थी। वो अपना कारोबार सेट नहीं करेगा मम्मी, बल्कि हमारे कारोबार को आगे बढ़ाएगा और बदले में हमें हर महीने चंद हजार रुपये दे दिया करेगा। तुम इन लोगों से इस कदर बदगुमान मत रहा करो। मोना जी ने उसे नसीहत दी। ये बदगुमानी नहीं है मम्मी, मैं उनकी नेचर से भली भांति परिचित हो गई हूँ। वो गुस्से से कहती हुई घर से बाहर निकल गई। आज भी उसने नाश्ता नहीं किया था। सर में भी तेज दर्द हो रहा था। जाते हुए भी वो आकाश को ही सोच रही थी।
बदतमीज, अकड़ू, मुंह न तोड़ दूं जो मुझसे शादी के सपने देखे तो। जब गली के कोने में पहुंची तो वहां कोई भी रिक्शा वाला मौजूद नहीं था। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। उसे लग रहा था कि किस्मत वाकई में उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है कि तभी अचानक एक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। वो बहुत बुरी तरह से बौखला गई थी। तेजी से पीछे की तरफ जाकर खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है, उसने बौखलाते हुए सवाल किया। गाड़ी में बैठा हुआ रियांश राजपूत एक लम्हे के लिए मुस्कुरा दिया। आंखों की चमक एक पल में डबल हुई थी। मुस्कान और भी गहरी हुई और गहराई से मुस्कुराते हुए उसके दाएं गाल पर एक खूबसूरत सा डिंपल पड़ा था जो उसे और भी खूबसूरत बना गया। ये वही लड़की थी जिसे वो पिछले कई दिनों से तलाश कर रहा था। सॉरी मैडम, अगर आपको ये गुस्ताखी बुरी लगी हो तो वादा करते हैं दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। उसने फौरन से अपने सीने पर हाथ रखते हुए माफी मांग ली। तुम बदतमीज इंसान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगले ही पल वो उसे पहचान चुकी थी। बस आपकी कशिश हमें यहाँ तक खींच लाई है। वो गहरी होती मुस्कान को अपने होठों में दबाकर बोला था। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर नीतू ने आगे की ओर कदम बढ़ाए थे, लेकिन रियांश की अगली बात ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। देखिए, अगर मैं आपसे नरमी से बात कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे सिर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दें। तो मैंने आपसे कब कहा कि आप मुझसे तमीज से या बदतमीजी से बात करें? जब मेरा और आपका कोई लेना देना ही नहीं तो क्यों बेकार में आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं? और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत ही बदतमीज लड़की हूं और मुझे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इसीलिए मुझसे दूर रहो और मुझसे बात करने से परहेज करो। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए थे। वो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी और अभी इंसान आकर उसका दिमाग बुरी तरह खराब करने पर लगा हुआ था। अगर आप कहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। अभी तो आपको यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। रियांश उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ उसे लिफ्ट की ऑफ़र दे गया। आपके इस मशवरे का और आपके एहसान का बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। ये कहकर वो एक बार फिर से चलने लगी थी। वो भी अपनी गाड़ी उसके साथ साथ आगे बढ़ा रहा था। ये क्या बदतमीजी है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को कॉल करके तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, रियांश ने अपना कार्ड उसके सामने लहरा दिया, जो खुद एक बहुत बड़ा डीएसपी था। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई थी। डीएसपी हो और उसके बावजूद भी लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं। तुम जानते हो जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, तुम पर हैरेसमेंट का केस हो सकता है। अगर आप केस करना चाहती हैं तो शौक से कीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि इस तरह तो मेरे लिए और भी आसानी हो जाएगी। हर पेशी पर हम दोनों की मुलाकात होती रहेगी। कम से कम आपका दीदार करने का मौका तो मिलेगा। वो इंसान एक नंबर का ढीठ था। इस बात का अंदाजा तो उसे हो ही गया था। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूँ। आप प्लीज गुस्सा मत करें और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। अगर आपको मेरी बात पसंद ना आई तो वादा करता हूँ कि दोबारा आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। उसने संजीदगी से कहा और उसके साथ ही उसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर दिया। न चाहते हुए भी वो गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर उसके पहलू में बैठ गई। मुझे बताइए अब क्या मसला है आपका? उसने काटदार लहजे में उससे सवाल किया था। ये लीजिए, पहले पानी पीजिए ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, क्योंकि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ बाहर इस कदर गर्मी है और इतनी गर्मी में इंसान का गुस्सा आना तो बनता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि रियांश जानबूझकर चापलूसी कर रहा है या फिर बाकी उसकी फिक्र कर रहा है। उसने पानी की बोतल पकड़ी और एक ही घूंट में पूरी बोतल खाली कर दी। दरअसल मैंने आपको पहले ही नज़र में देखा। और उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, नीतू तेजी से बोल पड़ी। आपने यकीनन मुझे पहली नज़र में देखा होगा और अब आपको मुझसे तूफानी किस्म की मोहब्बत हो गई होगी और आप पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। इसी वजह से अब मुझसे शादी करना चाहते हैं और अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजना चाहते हैं। मगर मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मुझे आप जैसे इंसान में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को किसी खातिर में लाती हूँ। ये कहकर उसने दोबारा से गाड़ी का दरवाजा खोला और एक झटके से नीचे उतर गई। उसे दूर से एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। उसने हाथ लहराकर उस टैक्सी को रोका और थोड़ी ही देर में वहां से चली गई। नीतू के जाने के बाद रियांश राजपूत काफी देर तक मुस्कुराता रहा।
इस लड़की में कुछ तो खास है जिसकी वजह से मेरी नजरें इसके ऊपर से हटती नहीं हैं। वरना इससे पहले भी मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई हैं, मगर मुझे कभी भी किसी की जात में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। वो खुद से ही बातें कर रहा था। तुम्हें तो मैं हासिल करके ही रहूंगा, छोटी सी अकड़ू लड़की, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरा भी नाम डीएसपी रियांश राजपूत है। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए उसे हासिल करके ही दम रहता हूँ। और तुम तो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये कहकर उसने गाड़ी दोबारा से रिवर्स की और अपनी हवेली की ओर बढ़ गया। उसके पापा अमेरिका से वापस आ चुके थे और आज इसी वजह से हवेली में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। वो इस पार्टी में जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें होती थीं वो उसे पसंद नहीं थी। ना तो उसे औरतों की महफिल का शौक था और ना ही उसे सियासत से दिलचस्पी थी। ये बात भी सब जानते थे। उसके पापा एक बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने अपने बेटे को भी इसी फील्ड में आने के लिए कहा था, मगर रियांश ने अपने पापा से साफ साफ इनकार कर दिया था। वो सियासत से दूर भागने वाला इंसान था, इसीलिए उसने पुलिस में जाने का फैसला किया था, क्योंकि देश में वैसे भी जुर्म की तादाद बढ़ती जा रही थी और मुजरिम हर बार बच निकलता था। लेकिन जब से वो पुलिस में आया था तब से उसके इलाके में क्राइम रेट बहुत कम हो गया था। वो एक ईमानदार और बहादुर डीएसपी था। उसके बाप की वजह से लोग उससे पंगा लेते हुए भी घबराते थे। कुछ इस चीज का फायदा भी उसे काफी हो रहा था। कुछ दिन पहले ही वो शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल गया था। वहां पर उसकी नजर नीतू पर पड़ी थी, जो एक दुकान से बाहर निकल रही थी। उसका मुंह गुस्से से फूला हुआ था, जबकि उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो उस लड़की को देखकर चौंक गया था। इस लड़की को वो पहले भी एक कॉलेज के फंक्शन में देख चुका था। उसे तब भी ये लड़की बहुत पसंद आई थी। बाद में उसने इस लड़की को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर उसे वो न मिली। पता चला कि वो कॉलेज छोड़कर चली गई है। तब वो भी अपने केस में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। फिलहाल कुछ समय के लिए उसने उस लड़की को भुला दिया था और अब दोबारा से जब वो उसके सामने आई तो उस लड़की के लिए अंदर की दीवानगी भी जाग गई थी। रियांश को कुछ दिन पहले की मुलाकात याद आई, जब उसकी मुलाकात नीतू से उस समय हुई जब वो एक दुकान से गुस्से से मुंह फुलाकर बाहर निकली थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वो उसके पीछे पीछे भागा था और उससे गुड मॉर्निंग किया। नीतू ने जब एक अनजान मर्द की आवाज सुनी तो पलट कर देखा। सामने ही एक बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम नौजवान खड़ा था, मगर फिलहाल उसे वो दुनिया का सबसे जहरीला इंसान लग रहा था। मैं आपको नहीं जानती, ये कहकर वो एक बार फिर से आगे बढ़ने लगी। मिस, मैं आपको जानता हूँ। क्या आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हैं? मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। बेहतर यही होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दें। अगर आप दोबारा मेरे पीछे आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली उठाकर उसे धमकी देती हुई बोली। आप नाराज क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब है। पहले ही उस दुकानदार ने मेरा बीपी हाई कर दिया है, ऊपर से तुम मेरे सिर पर सवार हो गए हो। भाई, नहीं है मेरे पास पैसे। उसने ये कहकर फिर से आगे की ओर कदम बढ़ा दिए, जबकि वो हैरानी से अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसने अपने सामने लगे शीशे में एक नजर खुद को देखा था। मैं उसे किस एंगल से भिखारी लगा? उसने अपने आप से सवाल किया। पास से गुजरती हुई एक लड़की ने उसकी बात सुनी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इस कदर सदमा पहुंचा कि वो शॉपिंग किए बिना ही घर वापस लौट आया। उसका सबसे करीबी दोस्त भी उसके घर पर ही बैठा हुआ था। क्या मैं तुझे एक भिखारी लगता हूँ? ये सुनकर वो हंसने लगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे हैरानी उस इंसान पर हो रही है जिसने तुझे भिखारी बोला है। अभी मत कहना कि तुझे किसी लड़की ने भिखारी बोला है। उसने डायरेक्ट तो नहीं बोला, मगर उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने मासूमियत से अपना सिर झुकाते हुए कहा। तो सागर एक बार फिर से ऊंची आवाज में हंसने लगा। अगर तूने इसी तरह हंसना है तो यहाँ से दफा हो जा। अच्छा, नहीं हंसता, लेकिन ये तो बता, तू एक लड़की के पीछे क्यों जा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे किसी से मोहब्बत हो गई है? अब की बार वो मुस्कुराने लगा। बस समझ ले कि ऐसा ही है, और तुझे तेरी भाभी मिल चुकी है। अब तेरी भाभी मान जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। वो दिन उसके लिए बहुत खुशनुमा था। उसी दिन उसने नीतू के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है, उसने एक एक बात पता करवाई। और फिर अगले ही दिन वो उसके घर के सामने अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। जब उसने नीतू को अपने घर से निकलते हुए देखा तो अपनी गाड़ी उसके पीछे दौड़ा दी। उस दिन भी नीतू के माथे पर बल पड़े हुए थे। क्या ये लड़की हर वक्त ही गुस्से में रहती है? रियांश राजपूत बस सोचकर रह गया।
नीतू जब भी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती तो रियांश राजपूत अपनी गाड़ी के साथ टिक कर खड़ा होता था। वो उसे ऐसे इग्नोर करती जैसे वो उसे जानती ही ना हो और सीधा अपनी बहन की तरफ बढ़ जाती या कभी कभी अपनी किसी दोस्त की गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती। एक दिन जब वो पूजा के साथ बाहर निकली तो उसने रियांश को देखकर चिल्लाकर कहा, अरे यार, ये तो डीएसपी रियांश राजपूत है। ये हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर क्या कर रहा है? कहीं इसके यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? जबकि नीतू गुस्से से बड़बड़ाई थी, तो तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? यार, हैंडसम लड़का हाथों से निकल रहा है और तुम कहती हो कि मुझे फिक्र भी ना हो। नीतू का दिल कर रहा था कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे। आखिर इस इंसान में ऐसा क्या है जो सभी उस पर मरने को तैयार हैं? तुम नहीं जानती, वो देश के सबसे बड़े नेता का बेटा है, खुद भी डीएसपी है और उसका भाई तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने सुना है अब उसने भी बिजनेस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। कल ही मैंने इंस्टा पर उसकी पोस्ट देखी थी। उसकी आईडी कौन सी है? नीतू ने यूं ही बेख्याली में सवाल किया तो पूजा ने तुरंत उसकी आईडी खोलकर दिखा दी। नीतू उस आईडी का नाम याद करने लगी। जब वो घर गई तो लैपटॉप खोलते ही सबसे पहले उसने उसी महाशय की आईडी खोली, मगर वो सदा की बदकिस्मत फ्रेंड रिक्वेस्ट पर उसकी उंगली दब गई। उधर जैसे अगला पहले से तैयार बैठा था, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और साथ ही एक मैसेज भी कर दिया, मुझे स्टॉक करने से बेहतर है मुझसे बात करें, ऐसे हम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। मुझे आपके बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसने गुस्से से मैसेज टाइप किया और उसके साथ ही उसे ब्लॉक भी कर दिया। यार, क्या लड़की है ये? रियांश ने देखा कि अब इंस्टाग्राम यूजर शो हो रहा था। कल तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी सगाई की एक छोटी सी रस्म करना चाहते हैं। वो सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मोना जी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मम्मी, मैंने आपको बताया है कि मैं आकाश से शादी नहीं कर सकती। मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता और वो मेरी इज्जत भी नहीं करता। ये क्या बात हुई भला? और कैसे इज्जत की जाती है? तुम्हें गोद में उठाए उठाए फिरे। कितनी तो इज्जत करता है तुम्हारी और मेरी। और कोई कमी हो तो वो बताओ। बस वो मुझे पसंद नहीं। आपने देखा है उसे, उसकी आंखें बहुत अजीब हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी सुनंदा आंटी अब हर वक्त तुम्हारे ही बारे में बातें करती रहती हैं। इसके पीछे भी जरूर उनका कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा होगा। आखिर तुम्हारे शक का कोई इलाज है ही नहीं। मोना जी गुस्से से मुंह बनाती कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन घर में नीतू की सगाई की एक छोटी सी रस्म कर दी गई। उसने मना किया मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और वो ना चाहते हुए भी आकाश के नाम हो गई। इधर उसकी सगाई की रस्म खत्म हुई और उधर आकाश घर से बाहर निकल गया। न उसने नीतू को मुबारकबाद दी, न कोई वादा किया और न ही मोहब्बत का इजहार। वो इंसान बहुत ही अजीब था। नीतू को इसी वजह से वो पसंद नहीं था। कभी कभी उसे लगता था कि आकाश एक रोबोट है। वो यूनिवर्सिटी के लिए पैदल चल रही थी कि रियांश राजपूत ने उसके पास आकर गाड़ी रोकी। तुम्हारे घर में 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, फिर भी तुम यूनिवर्सिटी पैदल जाती हो। शायद वो उसके घर के हालात से परिचित नहीं था। नीतू बोली, वो गाड़ियां मेरी नहीं बल्कि मेरे अंकल जी की हैं और मुझे वो गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। मगर तुम्हारे पापा का तो बहुत बड़ा बिजनेस था ना? वो हैरानी से बोला। नीतू भी जैसे होश की दुनिया में लौट आई, क्योंकि वो एक बार फिर एक अजनबी से खुलने लगी थी। बेहतर यही है आप अपने काम से काम रखें। मैं जैसी भी हूँ, जो भी करती हूँ, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए और आपको ज्यादा ही दखल नहीं दे रहे मेरी पर्सनल लाइफ में। वो गुस्से से मुंह बनाती तेज तेज कदम उठाती आगे की ओर बढ़ गई थी और वो उसे वहां से दूर जाता तक देखता रहा। वो उसकी आंखों की नमी देख चुका था और रियांश इतना बेवकूफ नहीं था जो उसकी आंखों की नमी का मतलब समझ न पाता। हर वक्त गुस्से में तपी रहने वाली लड़की अंदर से किस कदर दुखी और टूटी हुई थी वो अपने दिल में महसूस कर सकता था। बस एक मौका नीतू, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देना चाहता हूँ। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान सजाना चाहता हूँ। तुम्हारे लबों को मुस्कुराने की वजह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रियांश ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, मगर वापस आकर सबसे पहले उसने अपने भाई से बात की। उसके बड़े भाई ने कुछ दिन पहले ही आकाश के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की थी और ये डील करोड़ों की डील थी, जिससे दोनों कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था। और दूसरी तरफ नीतू उसे बता रही थी कि उसके पापा का बिजनेस घाटे में जा रहा है। अपने भाई से बात करने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि नीतू के पापा के बिजनेस पर उसके अंकल और आकाश ने पूरा कब्जा कर रखा है। वो इन माँ बेटी का हक उनसे छीन रहे हैं
और उन्हें ये कहकर बहका रहे हैं कि बिजनेस डूब रहा है। वो अगले दिन नीतू को यही बताने के लिए गया, मगर नीतू ने उसकी बात सुनने से ही इनकार कर दिया और अपनी उंगली उसके सामने लहराते हुए गुस्से से कहा, मेरी सगाई हो चुकी है, अब मैं किसी और की बीवी बनने वाली हूँ। बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि मुझसे दूर हो जाओ। तुम खुद भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। मैंने हमेशा अपनी इज्जत को बहुत संभाल कर रखा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जरा से गलत कदम से मेरी इज्जत पर कोई दाग लगे। बोलते बोलते नीतू के लब थरथराने लगे थे, आंखों में आंसू चमकने लगे, जैसे उसने जल्दी से रोककर छिपा लिया था। वो कैसे बताती इस डीएसपी को कि वो भी दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगी थी। उसे ये नरम मिजाज और ख्याल रखने वाला डीएसपी अच्छा लगने लगा था। तुम अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो लड़की, रियांश बोला। एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हो जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना है। वो उसकी बातों को नजरअंदाज करके उससे पास से निकल गई। वो जितनी देर उसके सामने रहती उसके आंसू उसका भरम तोड़ देते, और वो अब किसी और के नाम हो चुकी थी, इसलिए रियांश को कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी। मोना जी ने अपनी बेटी नीतू को समझाया था कि वो आकाश को समझने की कोशिश करे, उसके साथ वक्त बिताए, मगर अब वो अपनी माँ को क्या बताती। जब भी वो आकाश से बात करने की कोशिश करती है वो वहां से चला जाता है या उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। उसमें नीतू के लिए जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मजाल है जो कभी उसने नीतू से हंसकर बात की हो। एक दिन नीतू सुनंदा जी को हलवा देने उनके घर गई थी। किचन में बॉल रखकर वापस पलट रही थी जब उसकी नजर आकाश के खुले कमरे की ओर उठी थी। बेध्यानी में उसने जरा सा झांक कर अंदर कमरे में देखा तो उसे आकाश बालकनी में खड़ा नजर आया। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। हाँ यार, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, बस थोड़ा सा वक्त दे दो, कुछ ही महीनों में मैं तुम्हारे पास होऊंगा। ये कहकर वो किसी बात पर जोर जोर से हंसने लगा। वो सोच में पड़ गई थी, आखिर वो कौन सी खास शख्सियत है जिससे वो इतना खुलकर बात कर रहा है। उसी वक्त आकाश पीछे पलटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है, यूं चुपके से किसी की बातें नहीं सुनते। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज सिखाना जरूरी नहीं समझा। एक नंबर की जाहिल लड़की मिली है मुझे। वो उसे डांटता हुआ वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जो इंसान शादी से पहले ही इस तरीके का बिहेव रखता हो वो शादी के बाद क्या करेगा। मंगनी का ये टाइम पीरियड तो बहुत रोमांटिक और हसीन होता है। मंगेतर एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, करीब आने के लिए मचलते हैं, जबकि आकाश हमेशा उससे दूर भागता था, बल्कि कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ता था जब उसकी इंसल्ट न करता हो। हे भगवान, मुझे किसी इम्तिहान में मत डालना। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ जो कोई आजमाइश सह सकूं। मुझ पर मेरी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ मत डालना। उसकी आंखों से तेजी के साथ आंसू बह निकले थे। जब वो वहां से निकलने लगी तो उसने मनोहर अंकल के कमरे से उनके तेज तेज बोलने की आवाज सुनी थी। अनचाहे ही वो कमरे के दरवाजे पर रुक गई थी, और जब जो बात उसने सुनी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। यानी जो कुछ भी वो सोच रही थी वो सच था। ये लोग उसे और उसकी माँ को बेवकूफ बना रहे थे। ये शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत हड़पने के लिए की जा रही थी। वो अब उनका इरादा समझ चुकी थी और उसके साथ ही उसका दिमाग भी गुस्से से फटने लगा था। अब मैं इन लोगों पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं करूंगी। और अचानक ही उसके दिमाग में डीएसपी का ख्याल आया था। एक बार उसने उसे अपना कार्ड दिया था, तब उसने ऊब कर वो कार्ड अपने बैग में डाल लिया था। उसने वो कार्ड जल्दी से निकाला और उसे कॉल कर दी। रियांश तो खिल उठा था नीतू की आवाज सुनकर, और फिर नीतू ने सारी सच्चाई उसे बता दी। रियांश ने गहरा सांस लिया था। नीतू को अपनी जिंदगी में शामिल करने का उसके पास यही एक मौका था। हाँ, वो खुद गर्ज बन गया था, लेकिन प्यार और जंग में सब जायज है। ये सोचते हुए वो धीरे से मुस्कुराया था। हेलो डीएसपी, आप सुन रहे हैं ना? रियांश को खामोश महसूस करके मोबाइल पर वो हेलो हेलो कर रही थी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बात मैं सिर्फ एक शर्त पर मानूंगा। कैसी शर्त? नीतू का दिल तेजी से धड़का था। वो कोई इतनी बच्ची भी नहीं थी कि उसकी बात का मतलब समझ न पाती। अगले ही पल उसके माथे पर गुस्से के मारे बल पड़े थे। कोई घटिया डिमांड मेरे सामने मत रखना डीएसपी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ, तुम अपने इस काम के लिए मुझसे जितने चाहे पैसे ले सकते हो। जैसे ही सारी दौलत मेरे पास आ जाएगी मैं तुम्हें तुम्हारी फीस दे दूंगी। जबकि रियांश एक कहा लगाकर जोर से हंस पड़ा था।
और नीतू उसकी हंसी का मतलब समझ नहीं पाई थी। बेवकूफ़ लड़की, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। क्या? नीतू का दिल कांपा था। मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर वो एक पल के लिए खामोश हो गई थी। वो इंसान उससे शादी की पेशकश कर रहा था, जबकि वो तो कुछ और ही समझ रही थी। उसे लगा कि डीएसपी रियांश उसे इस काम के उसके साथ एक रात बिताने की बात करेगा, लेकिन वो तो उसके साथ इज्जत से अपना नाम जोड़ना चाहता था, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। नीतू का दिल एक अनजाने एहसास से धड़क उठा था। लबों पर हल्की सी एक मुस्कान आई थी। मैं इस बारे में सोचकर जवाब दूंगी। मिस नीतू, आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 5 सेकंड हैं। इन्हीं 5 सेकंड में आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं आपकी खामोशी को आपका जवाब हाँ मान लूंगा। नीतू ने फौरन कुछ कहने के लिए लब खोले थे, लेकिन फिर जानबूझकर खामोश हो गई। होठों का कोना दांतों से कुचलते हुए 5 सेकंड गुजर जाने का वेट करने लगी, और फिर 5 सेकंड गुजर चुके थे और डीएसपी रियांश राजपूत को अपना जवाब भी मिल चुका था। थैंक्स मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए। जल्दी ही बारात लेकर आऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाकर ले जाऊंगा। रियांश की खुशी और मदहोशी से डूबी भारी आवाज नीतू के कानों में गूंजी थी तो उसके गाल दहक उठे थे। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने के लिए बेताब था। वो कुछ बोल ही न सकी। खामोशी से फोन काट दिया और अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मोहब्बत का एहसास क्या होता है आज उसने पहली बार महसूस किया था। कुछ ही दिनों बाद नीतू और आकाश की शादी थी। वक्त तेजी से बीतता चला जा रहा था। मोना जी शादी की तैयारियों में बुरी तरह बिजी हो चुकी थीं, जबकि नीतू का दिल अब घबराने लगा था। उस कॉल के बाद रियांश ने दोबारा नीतू को न कॉल की थी और न ही मिलने की कोशिश की थी, और नीतू का दिल अनजाने डर से भरने लगा था। अगर सच में मेरी शादी इस आकाश के साथ हो गई तो मैं क्या करूंगी? रियांश, कहाँ हो तुम? मगर रियांश राजपूत ने अब तक कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की थी, और फिर उसकी शादी का दिन भी आ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने रियांश पर यकीन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इससे पहले कि उनकी शादी शुरू होती, पुलिस हॉल के अंदर दाखिल हुई थी। मनोहर साहब और उनके बेटे आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन दोनों पर धोखाधड़ी करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज की गई थी, और ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि नीतू ने खुद ही कुछ दिन पहले रियांश के कहने पर दर्ज करवाई थी। उस दिन सबके सामने उसके अंकल जी की असलियत सामने आ चुकी थी कि वो कितना जालिम इंसान था, जो एक अनाथ लड़की और एक विधवा औरत का हक मार रहा था। पुलिस उसे अपने साथ हिरासत में लेकर जा चुकी थी, जबकि रियांश वहीं पर ठहर गया था। पंडित जी भी मौजूद थे, दुल्हन भी मौजूद थी, शादी की सब तैयारियां भी थीं। बस कमी थी तो सिर्फ दूल्हे की। वो बड़े ही सुकून से नीतू के साथ जाकर बैठ गया था। वो मोना जी के कानों में धीरे से सब कुछ पहले ही बता चुका था, और अपने पिताजी को भी अपनी मोहब्बत के बारे में बता चुका था। उसके पापा ने उससे सिर्फ इतना कहा था, तुम्हें जिससे भी शादी करनी है करो, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम अपना घर बसा लो। थोड़ी ही देर में उसका और नीतू का विवाह संपन्न हो गया था। कुछ लोग उनकी जोड़ी को सराह रहे थे तो कुछ लोग बातें भी बना रहे थे, मगर अब ना तो नीतू को किसी की परवाह थी और ना ही मोना जी को। वो बड़े हक और मान के साथ नीतू को विदा करके अपने साथ ले गया था, जहां राजपूत फैमिली में उसका एक जोरदार स्वागत हुआ था। सबने उसे हाथों हाथ लिया था। कुछ रस्मों के बाद उसे रियांश के कमरे में पहुंचा दिया गया था, और नीतू, जो अब तक बड़े सुकून से थी, अंदर से खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी कि उसे उसका सब कुछ मिल गया था और उसके गुनहगारों को सजा भी मिल गई थी। लेकिन अब जब रियांश के बारे में गहराई से सोचा तो दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। आज तो उनकी सुहागरात थी और रियांश आज पूरे हक से उसके करीब होगा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, और अगले ही पल रियांश दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था और नीतू बुरी तरह उछल पड़ी थी, यहाँ तक कि बेड से उठकर खड़ी हो गई थी। उसका ये अंदाज देखकर रियांश के लबों पर एक मुस्कान आई थी। दरवाजा अंदर से बंद करता हुआ वो धीरे धीरे चलता उसके करीब आया था, और उसके सजे सवरे मनमोहन रूप को बड़ी गहराई से निहारता हुआ वो बेड के किराउन से टेक लगाकर बैठ गया था, जबकि नीतू बेचैनी से खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए उसके पास खड़ी थी। अगले ही पल रियांश ने उसका ठंडा बर्फ जैसा हाथ पकड़कर खींचकर अपने बराबर में बिठा लिया था।
इतना डरने की क्या जरूरत है मेरी जान। कहते कहते वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उन पर अपने होंठ रख चुका था और नीतू के पूरे शरीर में एक सिहरन